चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, तो हम लोग कल कर रहे थे हमारे हिस्ट्री एंड हिस्ट्री की जो टाइमलाइन थी, पहले बताओ आप लोगों को समझ आई थी? कल हमने जिस तरीके से हिस्ट्री की टाइमलाइन करी थी, है ना? कुछ मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने नोट्स ले लिए या नहीं लिए? जो बच्चों ने बनाए ले लेना, उसमें मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करी थी मैंने कल। बेसिकली इट इज़ अबाउट द टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि एंशियंट हिस्ट्री में हम किस तरीके से कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं उनको किस तरीके से पढ़ेंगे। अब हम आज जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज अबाउट दी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो मैंने कल आपको 3 फेजेस बताए थे हिस्ट्री के। किसी को याद है वो 3 फेजेस कौन कौन से थे? गुड। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तीनों में मैंने आपको बोला था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस दैट वी हैव गैदर्ड एंड बेस्ड ऑन दैट एविडेंस हमने क्या करा है, हिस्ट्री में एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि प्री हिस्ट्री में कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं मिला है, मतलब कोई लिखित अभिलेख नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है हमें। तो ऐसे में हम किस तरीके से उस समय काल का मतलब ये पता लगाएंगे कि वहां पर क्या चल रहा था। अब अगर आपको कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिला, जैसे आज के टाइम में तो आपको बहुत चीजें लिखी हुई मिल जाएगी, है ना? न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं। अगर किसी को पता लगाना हो कि यस्टरडे मतलब 1 अप्रैल 2026 को किस किस का अप्रैल फूल बनाया, तो वो तो न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, है ना? और किसी चीज के बारे में पता लगाना है तो उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको पर्टिकुलर चीजें पता लग जाएगी। बट व्हाट अबाउट द टाइम जहां पर ऐसे कोई चीजें इंफॉर्मेशन या इस तरह की कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, उस समय के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे? सो इट इज जस्ट अबाउट कि आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको पढ़ें कैसे। और जब आप प्री हिस्ट्री की बात करोगे तो मैंने आपको बहुत क्लियर शब्दों में बोला था कि अब लिखे हुए अभिलेख नहीं मिले हैं, लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो कुछ तो मिला होगा। एंड वो कुछ क्या है वही हम समझेंगे कि हमने हिस्ट्री को पढ़ा कैसे, है ना? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पढ़ना क्या है, वो तो मैंने समझा दिया। आज हम समझेंगे कि कैसे पढ़ना है, और इसमें हम 2 चीजें देखेंगे। पहले तो हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे, मतलब जो बुक्स वगैरह है, और दूसरा आप लोग अगर प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे पढ़ना है, कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? किन सोर्सेज से आपको ज्यादा मटेरियल मिलेगा, किन सोर्सेज को आप अवॉइड कर सकते हो। एक बहुत बढ़िया सेइंग जो मुझे अपनी प्रिपरेशन टाइम पे लगी थी, दैट इज जीनियस इज अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। किसी को पता है इसका मतलब क्या हुआ? एनीबॉडी, मतलब कोई ट्राई करेगा? जीनियस इज अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। इट इज नॉट दैट यू गो ऑन फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब हम कभी कभी ना कुछ चीजों को पढ़ने में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि हमें यही नहीं पता लगता कि कौन सा वो पॉइंट है जहां पर आपको ब्रेक लगाना चाहिए। क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है भी? मतलब एक सिंपल होता है आरओआई, हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी सब्जेक्ट में आप कितना इन्वेस्ट करो कि आपको उसका प्रॉपर रिटर्न मिले। अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका रिटर्न बहुत कम है, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को एक गलत वे में कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो वो की पॉइंट्स, वो की एरियाज फाइंड आउट करने पड़ेंगे जहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्या वो आवाज नहीं आ रही? आ रही है? मतलब किसी को ऐसे दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ऑडियो ऑडियो में वीडियो तो क्लियर ही दिख रही होगी मेरी, है ना? सो आरओआई आपको देखना पड़ेगा। और इसमें से भी अगर मैं बोलूँ, हिस्ट्री में जो आरओआई के टॉपिक्स होते हैं, जिनमें मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि यार ये टॉपिक है, इसको तो एटलीस्ट कर ही लेना, इसको आप छोड़ सकते हो। तो ऐसा एक ही टॉपिक है जो मेरे को लगता है, दैट इज स्टोन एज। स्टोन एज एक ऐसा टाइम है जिसको आप थोड़ा सा अगर लीनियंटली भी पढ़ो ना तो चल जाएगा। उसमें अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के गए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बट उसके बाद के जितने टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, महाजनपदास, फिर मौर्यन एम्पायर, ठीक है? एंड ऐसे ही हम चलते गए थे। मौर्यन एम्पायर में फिर हमने कौन सा पढ़ा था, मतलब मगध में हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ा, फिर गुप्ता एम्पायर पढ़ा, शुंग, सातवाहन। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनका आरओआई बहुत ज्यादा है, मतलब इन पे रिटर्न आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। वहीं स्टोन एज में आपको इतना रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये तो हो गया आपको कि पहले फिगर आउट करना है, और ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, अगर आपने 4 साल हिस्ट्री को दिए हैं अपने, ठीक है, या 3 साल अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा दिन उसमें लगाने की जरूरत है। आप साइंस एंड टेक में लगाओ, आप इकोनॉमिक्स में लगाओ, वहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और जो साइंस एंड टेक वाले बच्चे हैं जिन्होंने साइंस साइड करी है, उनको ऐसे सब्जेक्ट्स में लगाना चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट प्रिपरेशन प्लान फॉर यू। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना? आप
बाकियों से सजेशन ले सकते हो, बट अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा खुद ही बनाना। ओके, चलो। और जब स्ट्रेटेजी की बात आती है तो स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सोर्स, पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना। ठीक है, उसको आई थिंक हम सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो हमारे हिस्टोरियंस है उन्होंने किस तरीके से हमारी किताबों को लिखा या हिस्ट्री के बारे में हमें बताया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेक्स्ट की। हिस्ट्री के बारे में हमको कहाँ से पता लगा? टेक्स्ट के बारे में पता लगा, मतलब जितने भी हमारे लिखे हुए टेक्स्ट थे। अब एज ऑब्वियस अगर मैं टेक्स्ट बोल रहा हूँ तो या तो ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट होगा या तो ये हिस्ट्री का पार्ट होगा। क्लियर? ये प्री हिस्ट्री का पार्ट नहीं होगा। अब इस टेक्स्ट में भी हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे? यूजुअली 4 ही सोर्सेज है। ठीक है, पहला हो गया आपका टेक्स्ट, दूसरा हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल को पता है क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं या कोई अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था हिस्ट्री के टाइम पे, तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे स्टोन एज के टाइम पे हमने क्या बनाए होंगे? स्टोन एज के टाइम पे कुछ बनाया था हमने, मतलब कुछ खास? स्टोन बनाए थे, बहुत बढ़िया। यस, स्टोन के टूल्स बनाए थे जिनको हम मैक्रोलिथ एंड माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोन टूल से हमें पता लगा। फिर आयरन एज के टाइम हमने वेपन्स बनाए, मेटल के वेपन्स बनाए। उसके बाद अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा धोलावीरा में ग्रेट बाथ बनाया हमने, सॉरी धोलावीरा का ड्रेनेज बनाया, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ बनाया। ठीक है, और बहुत सारी ग्रीनरीज बनाई। फिर वैदिक सोसाइटी की बात करो, फिर मौर्य की बात करो, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, यही सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे और इनके लिए सबसे बेस्ट सोर्स आपके लिए रहता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं। ठीक है, अगर इसको आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो क्लास 11th की फाइन आर्ट्स करके एक बुक आती है, एनसीईआरटी की है, मतलब सस्ती मिल जाती है, आई थिंक 100 रुपए के अंडर में मिल जाएगी। बस थोड़ी सी टफ पड़ती है वो पढ़ने, क्योंकि बोरिंग है। पूरी किताब में पिक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखा गया है कि ये मिला, वो मिला, यहाँ मिला, वहाँ मिला। ठीक है, तो थोड़ी टफ पड़ती है वो, इसलिए उसे अभी से पढ़ना शुरू कर देना। तो मतलब ओवर द टाइम 1 साल 1.5 साल, और जो पंचवर्षीय योजना वाले हैं यहाँ पे, है ना, उनके लिए तो हो ही जाएगी वो फाइन आर्ट्स पूरी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दूसरा हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तीसरा जो आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है, तीसरा आपको पढ़ना है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो भी बाहर के ट्रैवलर आए, ठीक है, बाहर से किसी को याद है कोई एक फेमस ट्रैवलर का, किसी भी ट्रैवलर का नाम बता सकते हो मेरे को? हुइनसांग, सबको ये हुइनसांग ही याद है क्या? अच्छा, यूपीएससी ने पिछले साल पूछा इसलिए याद है। अच्छा, पिछली बार यूपीएससी ने हुइनसांग पूछा कि किसी और के बारे में पूछा था, बताओ? हर स्टेट तो पूछ रहा है, यूपीएससी ने क्या पूछा पिछले साल में वो पूछ रहा हूँ। देखा ही नहीं और दिया भी नहीं, चलो ठीक है। हाँ जी, और कोई किसी ने देखा था, भूले बिसरे नजर पड़ गई हो किसी और को? मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट यूपीएससी या यूकेपीसीएस का पेपर तो देखोगे ही ना, जो क्लियर करना है उसके बारे में पता तो होना चाहिए। ठीक है, देख लेना। तो फाइयान के बारे में भी पूछा था पिछले साल कि फाइयान किसके टाइम पीरियड में आपका इंडिया में था। क्लियर? तो फॉरेन अकाउंट्स में जैसे बहुत सारे ट्रैवलर हो गए, अल बरूनी, ठीक है, इब्न बतूता, तो ये वाले ऐसे ट्रैवलर हो गए। ठीक है, फिर ग्रीक ट्रैवलर भी आए हैं। ग्रीक ट्रैवलर में कोई एक किसी का नाम बताओगे, ग्रीक या यूरोपियन ट्रैवलर में? आपको पता है कि जो हुएनसांग या फाइयान आपने बोला है वो कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। ये दोनों जो मैंने बोले हैं इनका पता है कहाँ कहाँ से आए थे? वेरी गुड, इब्न बतूता वाज फ्रॉम मोरक्को। ठीक है, मतलब रफली आइडिया है ना। दे आर बोथ फ्रॉम द सेंट्रल एशिया और द नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। मोरक्को नदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका में पड़ता है, आपको आई होप पता होगा। ठीक है, इसके बाद जो यूरोप से आए थे वो कौन कौन से ट्रैवलर थे? हाँ, एक बर्नियर था, बर्नियर, टबर्नियर, ठीक है, मार्को पोलो हो गया आपका। मार्को पोलो की तो कहानी सुनी होगी सबने, मतलब मार्को पोलो के तो मतलब मेरे को याद है कि जब मैं बचपन में 7th 8th क्लास में था तो हमारे इंग्लिश में एक आता था अनसीन पैसेजेस करके, तो उसमें भी कहानी हमेशा वो एक ही की चिपकाते थे, मार्को पोलो। 2 साल मैंने मार्को पोलो की ही
क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें। तो मार्को पोलो हो गया। तो तीसरा आपका जो एविडेंस हो गया दैट इज ऑफ द फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। चौथा आपका हो गया एपिग्राफी। एपिग्राफी एंड पेलियोग्राफी, ठीक है। एपिग्राफी एक हो गया आपका और दूसरा हो गया आपका पेलियोग्राफी, ठीक है। तो ये दो चीज आपको एक साथ पढ़नी है। एपिग्राफी मतलब क्या होता है, अगेन अब यहाँ पर जितने भी आपने चलचित्र बने देखे हैं या जो भी आपने इंस्क्रिप्शन बने देखे हैं, जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शन, उत्तराखंड में भी एक पाया जाता है अशोक का इंस्क्रिप्शन, पता है सबको कहाँ पर है, खालसी में आपको पाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पर आपको ऐसे चित्रण दिख जाएंगे, इंस्क्रिप्शन दिख जाएंगे, रॉक एडिक्ट दिख जाएंगे। तो इन सबको जब आप पढ़ोगे तो वो सारे क्या आएंगे आपके, वो एपिग्राफी में आएंगे। पेलियोग्राफी में क्या आएगा, स्टोन एज के टाइम के जितने भी चित्र आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे गुफाओं में आप लोगों ने उत्तराखंड में भी पढ़ी होंगी, कहीं सारी पाषाण काल की गुफाएं होंगी, जैसे लाखू उड्यार गुफा, है ना। मतलब मुझे उत्तराखंड के बारे में इतना ही पता है, मेरा नॉलेज अबाउट उत्तराखंड स्टोन एजेस सिर्फ लाखू उड्यार तक पता है मुझे, कि मैंने गलती से एक बार जो उत्तराखंड की फेमस बुक है उसे खोल लिया था और बस पहले पेज में मुझे यही लिखा दिखा, मुझे वही याद है आज तक। मैं तीसरे पेज से आगे आज तक बढ़ ही नहीं पाया। मतलब थोड़े से चित्र डाल लो यार उसमें, थोड़ा इंटरेस्ट ही आ जाए पढ़ने में। चलो एपिग्राफी समझ आया सबको। और लास्ट इसमें होता है आपका न्यूमिस्टिमैटिक्स। अभी न्यूमिस्टिमैटिक टर्म थोड़ा टफ लगता है, सरल सी चीज है, सिक्कों की पढ़ाई, कि किस तरह के कॉइन्स आपको देखने को मिले हैं। अगर आप ओवर टाइम देखोगे तो सिक्के जो होते हैं उनका नेचर धीरे धीरे चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सबसे शुरुआत में हम किन चीजों से ट्रेड करते थे, बाटर, ठीक है, बाटर हो गया। एज अ मनी जो हमने इंस्ट्रूमेंट डालना शुरू किया, उसमें कॉइन्स की अगर मैं बात करूँ तो मेटलिक कॉइन्स तो बहुत लेट में आए। शुरुआत किन से हुई थी, कौड़ियां, कौड़ियां सुनी आपने, एक कहावत भी चलती है ना, दो कौड़ी के लोग। तो वो दो कौड़ी के लोग क्या होता है, वो जो कौड़ी थी दैट वाज एट अ टाइम क्या हुआ करती थी, हमारी काइंड ऑफ मनी हुआ करती थी, कि किसी भी चीज को खरीदना है तो कौड़ी के हिसाब से खरीदते थे, है ना। आज के टाइम पे कौड़ियों की वैल्यू नहीं होती तो हम बोलते हैं कौड़ी के भाव बढ़ गया। तो वहां से आपका कौड़ी चला। कौड़ी के बाद सिक्कों ने किस तरह का नेचर लिया, फिर हम मेटलिक में गए। और मेटलिक में जो जिस मेटल के सिक्के आज हम बना रहे हैं, क्या शुरुआत से हम यही बना रहे हैं, क्या डिफरेंस रहे हैं, है ना। बहुत सारे डिफरेंस रहे। जैसे जो गोल्ड कॉइन है वो बनाने शुरू करे हमने जब ग्रीस इधर पे आए थे, इंडो ग्रीक, मैंने आपको कल बताया था ना, इंडो ग्रीक टाइम पीरियड याद नहीं भी हुआ होगा तो कर लेना होगा टाइम, ठीक है। इंडो ग्रीक जो आए थे उन्होंने आके यहाँ पे गोल्ड कॉइन बनाने शुरू करे। फिर हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया में थे एक एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर, उसने उस चीज को जेनेथ पे लेके गया है। जेनेथ पता है मतलब किसी की भी सबसे पीक। तो गोल्ड कॉइन की जो जेनेथ रही है, जिसे हम गोल्डन एज भी बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, दैट इज ड्यूरिंग दी गुप्ता पीरियड। तो जो गोल्ड कॉइन था वो उस समय अपने जेनेथ पे गया। फिर उसके बाद आपके कुषाणों ने भी किया था, कुषाणों के बारे में मैंने बताया था। कुषाण अगेन कहाँ पर थे, सेंट्रल में थे कि वेस्टर्न में थे बताओ। हाँ, सेंट्रल एशिया से आए थे, इंडिया में कहाँ पर सेटअप करा था उन्होंने, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द, यानी कि मॉडर्न डे पाकिस्तान सिंध वाला इलाका, ठीक है। जहां पर आप देखोगे ना आज पूरा सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा जो इलाका था वहां पर आपके कुषाण हुआ करते थे। किसी को ऐसा तो नहीं होता कि क्या चल रहा है ये, मतलब गायब हो जा रहे हो। जिन्होंने कल का लेक्चर लिया होगा उनको तो पता लग रहा होगा कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। मैंने इसलिए आपको टाइमलाइन पहले बता दी थी कि अगर मैं कुछ भी बोलूँ आगे किसी भी डायनेस्टी के बारे में तो एटलीस्ट आप लिंक कर लो, ठीक है। ट्राई करना कि गुटली मत मारना है, एंटीनेलनेस बहुत ज्यादा जरूरी हो, छुट्टी मत करना, क्योंकि लिंक टूट जाएगा। और कहानी अगर कहीं से भी बीच में से गायब होती है तो वो कहानी दोबारा नहीं सुनाई जाती। अरे मैंने बोला ना, हिस्ट्री को कहानी की तरह समझोगे तो बहुत आसानी से याद रहेगी। हिस्ट्री को पढ़ाई की तरह करोगे तो याद कुछ नहीं रहना। हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, मतलब हिस्ट्री को समझा जाता है और जिया जाता है। कि इमेजिन करके देखो कि अगर आप मॉडर्न टाइम पे थे तो कैसा समाज आपको अपने आसपास दिखेगा। आपने अगर ये फील कर लिया कि यार कैसा समाज मेरे आसपास है, आज के टाइम पे अगर मैं आप लोगों को लिखने को बोलूँ, डिस्क्राइब मी इन 200 वर्ड्स अबाउट इंडियन सोसाइटी, क्या आप कर सकते हो, कर सकते हो ना, बहुत आराम से कर दोगे। क्योंकि आप वो चीज क्यों कर पा रहे हो बताओ, आप देख रहे हो रेगुलर डे टू डे लाइफ में क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है। बट अगर यही चीज मैं आपको बोलूं, डिस्क्राइब दी सोसाइटी ड्यूरिंग दी मॉडर्न टाइम, थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। वो क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपने उस चीज को उस समय फील नहीं किया।
तो पढ़ते टाइम इमेजिन करके देखना कि यार अगर मैं वहां पर था या वहां पर होता तो किस तरह का समाज मुझे दिखता। अगर इस तरीके इस वे में आप एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट याद रहेंगी चीजें फॉर लॉन्गर टर्म। फिर उसके बाद तो आप सबको पता है कि उसके बाद रिवीजन आ जाता है, आप जितना रिवीजन करोगे उतना बढ़िया है। बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार इसको हमेशा कहानी की तरह समझना, क्योंकि कहानियां हमें याद रहती हैं। नानी की दादी की सुनाई हुई कहानियां याद है ना आज भी? कोई ऐसा है जिसने नानी दादी से कहानी ही नहीं सुनी यहाँ पे? क्यों भाई? अच्छा, किसी और से सुन लेते, मौसी चाची किसी ने तो सुनाई होगी। कोई नहीं, अब तुझे कोई और सुनाएगी आके। सुनता रहियो कहानियां, अच्छी कहानियां सुनाएगी। चलो, तो लास्ट मैंने बजाया यहाँ पे न्यूमिनेमैटिक्स, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन हमने देखने को मिला, सिल्वर कॉइन हमें देखने को मिला, कॉपर के कॉइन्स हमें देखने को मिले, ब्रॉन्ज के कॉइन्स भी हमें देखने को मिले हैं। एक कॉइन के बारे में कल मैंने आपको जिक्र किया था कि एक पर्टिकुलर एम्पायर ऐसा था जिसने एक यूनिक कॉइन बनाया था, सातवां। वेरी गुड। कौन सा कॉइन बनाया था उन्होंने? किसका? शीशे का बनाया था। गुड, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं ना छोटे छोटे, ये बस आपको याद रखने हैं कि जो सातवाहन थे दे वर द फर्स्ट वन टू फॉर्म कौन से कॉइन? लेड कॉइन्स बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, मतलब पहली डायनेस्टी थी। अच्छा, उनके बारे में एक और चीज बताई थी मैंने, दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी ना उनकी। हाँ, सेकंड नेम आंध्र, वेरी गुड। तीसरी भी बता दो फिर। दो ही थी, उनमें मैट्रिलिनी चलती थी। मैंने बताया था ना, मैट्रियार्की एंड मैट्रिलिनी फर्क होता है थोड़ा सा। तो वहां पे मैट्रिलिनी चलती थी, वो अपना जो नाम लेते थे वो किसके लीनियज से लेते थे? मम्मी के लीनियज से लेते थे। ऑल्दो इस पर भी बड़ा कंफ्यूजन अभी तक है। जब हम सातवाना पढ़ेंगे तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा कि भाई मैं नहीं, हिस्टोरियंस भी कभी कभी इसमें लड़ पड़ते हैं कि भाई ये है कि ये है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में आपको अभी भी डाउट्स देखने को मिलेंगे। चलो, सो अब हम इन चीजों को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझते हैं कि टेक्स्ट में भी हम क्या चीजें देखेंगे। स्टार्ट कर दिया था। सो टेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो टेक्स्ट में मेरे को सबसे पहले तो वैदिक टेक्स्ट को पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखे और जो पढ़े जा रहे हैं वो वैदिक से ही शुरू होते हैं। वैदिक से पिछला हम पे ऐसा कोई भी टेक्स्ट नहीं है जो हम पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। इससे पुराना जो अगर कोई टेक्स्ट आपको मिला है दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पन्स, ठीक है। और हड़प्पा का मैंने आपको कल बताया था कि वो कैसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे। दे फॉलो द पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, है ना। चित्र बना दिए, कुछ बना दिया, और आज तक हम उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि अरे लिख के क्या चलेगा, कि खुद के समझ में आए बस इतना ही लिख दिया उन्होंने, हम समझ ही नहीं पा रहे, हम डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे। तो जो डिसाइफर्ड है, जिसको समझ पा रहे हैं, सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट वो आपके कौन से हैं? वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। और वैदिक टेक्स्ट में भी आपको पता है 4 आपके प्रॉपर वेद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही चीजें पढ़नी, और भी चीजें हैं। अपरम भ्रंश होता है, फिर वेदांताज होते हैं, बहुत सारे वेदांताज आप पढ़ोगे, ठीक है। बट मेन जो यहाँ पर 4 हैं दैट इज योर वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट, वैदिक में सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सबसे पुराना आपका हो गया ऋग्वेदा। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, तीनों हैं, ठीक है। तो तीनों आप लिख सकते हो। पता है किसी को इनके बारे में? सामवेदा, यजुर्वेदा और अर्थवेदा। किसी को पता है कौन सी बुक में किस चीज के बारे में लिखा है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास, वेरी गुड, कलेक्शन ऑफ मंत्रास है, ओके। और सामवेद म्यूजिक का है, ठीक है। चलो, रिचुअल्स का कौन है? ऋग्वेद है रिचुअल्स का कि यजुर है? यजुर्वेद है, ठीक है। म्यूजिक से आपने बता दिया। ब्लैक स्पेल्स वगैरह के बारे में किसमें है? अथर्ववेद में है, ठीक है। फूड एंड अदर चीजों के बारे में किसमें है? इसमें फूड वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह के बारे में बताया गया है। फूड वगैरह के बारे में, इन चीजों के बारे में भी लिखा गया है कि किस तरह का आपको खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हाँ, यजुर्वेद में होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता, अभी मैं इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगे हमारा वैदिक सोसाइटी नहीं आया, जब आएगा तब तो मैं खुद लिखवा दूंगा कि यार इसमें ये है, इसमें ये है। अभी आप क्या करो, बस इन चारों के बारे में लिखो।
अब आया आपकी श्रद्धा है कि आप कितने सीरियसली अपनी प्रिपरेशन को ले रहे हो, ठीक है। जब तक वैदिक टॉपिक आए उससे पहले पहले अगर आप खुद से पढ़ लेते हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। जो भी चीजें अगर मैं छोड़ भी रहा हूँ तो वो थोड़ा सा आप फिलअप कर दो। प्रिपरेशन के टाइम पे एक बार ध्यान रखना कि हर चीज अगर टीचर के भरोसे बैठे रहोगे तो बहुत लेट पे जाके होती है, ठीक है। कल सिखाई थी ना एक बात कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ अ गुड सिविल सर्वेंट। तो रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, उनको प्रॉपर यूटिलाइज आपको ही करना है। तो वैदिक टेक्स्ट आपको याद रखना है कि मेन चार तो ये हो गए। इसके बाद आपके लेटर वैदिक के जो टेक्स्ट आते हैं उसमें कौन कौन से हो गए, जैसे अरण्यकाश, पता है किसी को अरण्यकाश क्या होता है? हाँ, मिक्सअप कमेंट्रीज होते हैं, मतलब इसके बाद जितनी भी चीजें आई है ना वो सब कमेंट्रीज ही है। जैसे कमेंट्रीज ऑफ वेद आर कॉल्ड वेदांतास, ठीक है। तो वेदांतास आप पढ़ोगे। फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्राह्मण्स हुए, उन्होंने कुछ लिटरेरी सोर्सेज बनाए, ठीक है। तो उन सोर्सेज को हम ब्रह्मणकाश भी बोलते हैं या ब्राह्मण्स भी बोलते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है। उनको सीधा ब्राह्मण्स बोल दिया कि ये पर्टिकुलर किसने बनाया है, ये एक क्लैन ने बनाया है, क्लैन ऑफ ब्राह्मण्स ने बनाया है। उन्होंने अपने हिसाब से वेदों को पढ़ के जो समझा, जो सोचा, उसको उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। या अगर उन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ रिचुअल्स बनाए तो वो सब कहाँ लिखे गए हैं, वो सब इनमें लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ोगे, ब्राह्मणास पढ़ोगे, ठीक है। इन सबको मैं आपको जब हम इनको पढ़ेंगे ना वैदिक के टाइम पे हर एक का क्लियर डिस्टिंक्शन बता दूंगा कि अलंकाश क्या होते हैं, कौन सा अलंकाश आपको पढ़ना है, कौन सा एग्जाम में आता है, सिंपल। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारों में से पूछ रहा है, इसको लिखे तो बहुत सारे, इंपॉर्टेंट कौन सा है जो रिपीटेटिव नेचर में पूछा गया है, और जो एक बार पूछा गया उसको दोबारा पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब कर तो हम भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही रहे कि भाई जैसे जैसे यूपीएससी पूछ रहा है वैसे वैसे सोर्सेज को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। बट ये होता है कि कभी कभी पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यूज को फॉलो करना जरूरी है। आप लोग करते हो पीवाईक्यू वगैरह फॉलो? लास्ट 15 ईयर के पेपर देखे हैं, मतलब सिर्फ देखे हैं पूछ रहा हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ देखे हो खोल के। अच्छा 2025 का देखा है? सीरियसली बताओ, एलिजिबल कौन कौन है आप में से 2026 में एग्जाम दे? इस बार कौन दे सकता है? कोई भी एलिजिबल नहीं है? आप एलिजिबल हो। हाँ जी, और कोई? 27 में कौन एलिजिबल है? बाकी सब सही में पंचवर्षीय वाले हो क्या यार? मैं तो मजाक में पूछ रहा था। 28-29 वाला कौन है? 28-29, तो मतलब आप सबकी ग्रेजुएशन चल ही रही है अभी, सेकेंड ईयर कि फर्स्ट ईयर? फर्स्ट, सब फर्स्ट वाले। फर्स्ट ईयर में इतनी जल्दी क्या आपने सोची यूपीएससी करने की? मतलब जिंदगी की बैंड बजाने के और भी 10 तरीके थे, बट आपने तैयारी करना सही समझा है ना। गुड गुड, बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट किया था, मैंने थर्ड ईयर में किया था। मतलब मुझे था कि मैंने 2 साल कॉलेज के एंजॉय करे थे, उसके बाद सोचा था कि हाँ तब पढ़ेंगे, अच्छा हुआ कर लिए, तब से अब तक तो कर नहीं पा रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया वेदांतास हो गए, उपनिषद हो गए, ठीक है, और अरण्यकाश हो गए, ठीक है। बस इनके बारे में समझ लो कि ये सब पढ़ना है हमें, इन सब के सोर्सेज को पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं पोस्ट वैदिक में। अब ये तो हो गया वैदिक के टाइम का, इसके बाद आ जाओ आप किसमें, पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड। और ये जो पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड होता है इसमें आपको बहुत सारे सूत्राज मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप अगर लिखना चाहो तो 2-3 के नाम लिख लो जो डायरेक्टली पूछे गए हैं एग्जाम में। मैंने यहाँ पे वही कंपाइल किया है जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है। जैसे शरुत सूत्रा, शरुत सूत्रा होता है आपका, शरुत सूत्रा ये बेसिकली किस चीज के लिए होता है? ये जो कोरोनेशन सेरेमनीज होती है ना, कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब पता है? हाँ, राज्य अभिषेक की जो सेरेमनी होती है, व्हेनेवर अ प्रिंस इज क्राउन्ड एंड ही बिकम अ किंग, जब वो एक राजकुमार से राजा बनता है तो उस समय जो कोरोनेशन सेरेमनी होती है उन सब के बारे में कहाँ पे लिखा है? शरुत सूत्राज में लिखा है, क्लियर। इसके बाद आता है गृह सूत्रा, गृह सूत्रा GRIHY गृह, ठीक है, गृह सूत्रा।
अब इसको तो आप नॉर्मली खुद से भी समझ सकते हो, ग्रह की बात हो रही है तो मतलब किन चीजों के बारे में होगा कि डोमेस्टिक जो रिचुअल्स है हमारे डे टू डे लाइफ के, ठीक है, डे टू डे लाइफ के रिचुअल्स लाइक बर्थ, डेथ, ओके, और क्या क्या होता है डे टू डे लाइफ में, मैरिज हो गया, फ्यूनरल्स हो गए, इन सब में, या फिर जैसे आप देखोगे एक सेक्रेट थ्रेड हम यूजुअली ब्राह्मण सभी भी पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ बोलते हैं, ठीक है, तो उसके क्या क्या रिचुअल्स है, उसको कैसे रखना है, यूजुअली वही बोला जाता है कि भाई वैसे तो या तो आप जनेऊ धारण मत करो, और अगर कर रहे हो तो उसको प्रॉपर रिचुअल से करो, ठीक है। तो इन सारे रिचुअल्स के बारे में हमें कहाँ देखने को मिला है, तो पोस्ट वैदिक सूत्राज में ही मिला है। अगला आता है सुलवा सूत्रा, ठीक है, सुलवा सूत्रास, आप लोग फोकस करना बस समझने पे, है ना, ये वाले जो नोट्स हैं मैं सर को प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, आप लोगों को भी आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, देन आप जैसे चाहे लिखना चाहो, बट हाँ ट्राई करते रहना कि बिल्कुल ये भी नहीं कि पेन छोड़ ही दो क्लास में, नहीं तो नींद आने लग जाएगी तुम लोगों को, थोड़ा बहुत इंडल्ज होने के लिए करते रहना। तो अगला आता है सुलवा सूत्रास। ये जो सुलवा सूत्रास होते हैं ये बेसिकली किस बारे में बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपको वो बताता हूँ, आई 2021 के टाइम जब हम लोग प्रिपरेशन करा करते थे या जब मैं देता था, या 20 के टाइम आफ्टर कोविड, यूपीएससी के जो पेपर्स है उनमें एकदम से सडन सर्ज आया था, सर्ज इन द सेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव लेवल। आप उठा के देखो 2019 का पेपर, आप उठा के देखो 2020 का पेपर, बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर बिल्कुल क्लियर देखना है 2019 का सी सेट उठाओ, 2020 और 21 का सी सेट उठाओ, खत्म हो जाओगे, मतलब कि इतना डिफरेंस एक साल में कैसे आ सकता है। और हम लोग वो वाली ब्रीड थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब हम लोग, मेरा मेरा पहला अटेम्प्ट ही 2020 में था, और मेरा अटेम्प्ट सिर्फ इसी वजह से खराब हुआ था। मैं जब प्रैक्टिस करता, जैसे आप लोगों को प्रिपरेशन टाइम में पूरी अपना अपना फोकस करोगे, मैं जब प्रैक्टिस करा करता था तो मैंने 2017, 18, 19 तीनों साल के सी सेट निपटाए थे, और तीनों में मेरे अच्छे स्कोर होते थे जो मॉक मैंने करे थे, ठीक है, किसी में 110, किसी में एक में 2017 वाले में 140 भी आए थे सिर्फ सी सेट में। तो मैं बड़ा खुश था, मैं मतलब सी सेट को लेकर कभी टेंशन नहीं रही, मेरे को बस ये था कि मुझे जीएस खोलनी है, और मुझे पता था कि मैं एनी हाउ कर ही दूंगा। मैं अगर आज भी आपको अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा ना 2020 की, तो 2020 में कट ऑफ गई थी अराउंड अराउंड 88 के लगभग, ठीक है, मेरे नहीं 88 की 92 गई थी, और मेरे आए थे कुछ 96 या 92 94 के लगभग। तो जीएस वन मेरा क्लियर था, जीएस टू में पता है मेरे कितने आए थे, 63.33। अगर आप लोगों को पता है कि सी सेट में कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है और कितनी उसमें नेगेटिव मार्किंग लगती है, तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चन की वजह से बाहर हुआ था। देर इज ओनली अ सिंगल क्वेश्चन जो मेरे से सी सेट में गलत हुआ, जिस वजह से मेरा पूरा साल खराब हुआ। इसलिए कभी भी एक क्वेश्चन को लेके लीनियंट मत होना। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हर बच्चे को ये शुरू में बताता हूँ कि एक क्वेश्चन मेरा एक साल खा गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो आप लोग भी हर एक क्वेश्चन को उतनी ही इंपॉर्टेंस देना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक क्वेश्चन। मुझे पता है वो एक साल मेरे लिए कितना हेक्टिक रहा था। अगले साल जब तक मैंने प्री क्लियर नहीं किया ना, मेरे को नींद नहीं आती थी, कसम से बता रहा हूँ। हम लोगों ने, जब हम दिल्ली में थे या मैं ऋषिकेश में भी था, बेसिकली हम लोगों ने बहुत जोर लगा के पढ़ा था 18 घंटे, तब जाके प्री क्लियर हुआ था मेरा। और जब प्री क्लियर हुआ था तब मैं हुआ था कि रिलैक्स, चलो ईगो पे बात आ गई थी ना मेरे, मैंने यार एक क्वेश्चन की वजह से तो बाहर नहीं होऊंगा। तो आप लोग भी इसीलिए ये जो चीजें है ना, जितनी भी चीजें हैं, एक एक क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ पीवाईक्यू पढ़ो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने जो भी फिगर आउट करे ना, ये सब मैंने हर एक जो पीवाईक्यू पूछा गया उसके ऊपर से फिगर आउट करके लिखा है। तो आप देखोगे 2023 में आपसे पूछा गया था घंटी यंत्र, ठीक है, और एक पूछा गया था मेजरमेंट डिवाइस जो मॉडर्न टाइम पे यूज हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह के जो मेजरमेंट डिवाइस थे उन सब के बारे में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो सब आपको देखने को मिलेंगे सुलवा सूत्रास में। तो जो भी काइंड ऑफ मेजरमेंट डिवाइस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप चाहे तो पेपर उठा के देखा, उसमें मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पूछा था। एक सेकंड में अगर नाम मेरे को याद आ जाए, मैं एक सेकंड नाम बता ही देता हूँ आपको।
मैं आप लोगों को ना कल वो वाला क्वेश्चन लाके दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आप देखना कि कहाँ कहाँ से वो उठा लेता है। और उसका भी पता है बहुत यूनिक सोर्स मुझे अगले साल पता लगा, 2020 में वो क्वेश्चन पूछा और 2021 में मुझे पता लगा कि उन्होंने वो उठाया कहाँ से था। तो वो पता है कहाँ से उठाया गया था, 1995 के प्री के पेपर से उठाया, डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम रिपीटेड था 2020 में। इसलिए बोल रहा हूँ आपको, आपके लिए पीवाईक्यू ना रामबाण हो जाएगा। 15 क्वेश्चन के ऊपर आप पहले प्रिडिक्ट करके बैठ सकते हो कि 15 के लगभग, नॉट मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम वर्डिंग में नहीं, 2023 तक सेम वर्डिंग में रिपीट हो जाते थे, इसके बाद सेम थीम पे रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू मास्टर कर लेते हो, है ना, पीवाईक्यू मतलब अगर आपने खा डाले, जो भी बच्चे हैं जो 28-29 वाले, उनको तो मैं मस्त रिकमेंड करूंगा कि चाहे पूरा साल लगाओ, आराम से पूरा साल लगाओ, लेकिन पीवाईक्यू में मास्टरी हासिल कर लो। अगर पीवाईक्यू आपके सामने रिपीट आ गया तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये भी आपने कर लिया तो आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, है ना। ये सब चीजें बच्चों को बहुत लेट पता लगती है, 1-2 साल प्रिपरेशन करने के बाद। जैसे हमें, मेरे को एक्चुअल में 2020 के बाद पता लगी थी ये बात है, तब जाके मैंने चेंज लाया और तब जाके एटलीस्ट मैं क्लियर कर पाया। अब आप लोगों को शुरू में पता लग गई तो दैट इज अप टू यू भाई, है ना, कितना आप कर सकते हो, बट ये जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने जब वो देखा था सेम शब्द एग्जैक्टली 1995 के प्री के पेपर में, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, हम दिल्ली रहे थे तो कुछ तो हमें फायदा होता। आज के टाइम पे वो डिस्टिंक्शन खत्म हो गया दिल्ली और किसी और शहर का, हमारे टाइम पे था। मैं दिल्ली रहा तो वहाँ मैंने इग्नू की किताबें उठाई थी। अब बाय फॉर्चुनेटली मुझे किसी टॉपर की पुरानी जो अंडरलाइंड बुक होती है ना, उसी का फोटोकॉपी मिल गई। मैंने तो नहीं खरीदी, मुझे वो मिल गई। उस बंदे ने लिटरली इतनी मेहनत कर रखी थी, मतलब ये मेहनत मैंने भी नहीं करी थी, उस बंदे ने लिटरली इतनी मेहनत कर रखी थी कि उसने एक्चुअल में हर एक टॉपिक के आगे लिख रखा था कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। ये मुझे वहां से पता लगा था। तो मैं किसी और का क्रेडिट भी नहीं खाना चाहता। अब भाई किसी और ने बताया तो ऑब्वियसली बात है, मुझे भी नहीं पता कौन व्यक्ति था, पता नहीं उसका पेपर निकला कि नहीं निकला, बट हाँ इतनी हेल्प कर गया कि मेरा पेपर निकल गया। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि इस तरह के टॉपिक्स आपको सिर्फ कब मिलेंगे, जब आप ये सब करोगे। फिर अगला आता है धर्म सूत्रास, ठीक है। धर्म सूत्रा, ठीक है। ये जो धर्म सूत्रा होता है, इसमें क्या होते हैं कि जो वेरियस ड्यूटीज हैं आपकी, मतलब सोसाइटी में आपका जो रोल है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ किंग, सो वट एवर योर ड्यूटीज आर एंड हाउ यू परफॉर्म दोज ड्यूटीज दैट वर रिटन इन दी धर्म सूत्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रजा के पार्ट हो, है ना, अगर आप कॉमन पीपल के पार्ट हो तो आपकी क्या ड्यूटीज है, अगर आप प्रीस्ट हो तो आपकी क्या ड्यूटीज है, अगर आप क्या बोलते हैं विमेन हो तो विमेन के सोसाइटी में क्या ड्यूटीज है, मैरिज में यानी कि घर में विमेन्स की क्या ड्यूटीज है, मेल की क्या ड्यूटीज है। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी है, धर्मसूत्रास में। मतलब ऑल इन ऑल धर्मसूत्रा टीचेज यू अ वे ऑफ लिविंग, कि किस तरीके से आपको जीना है, क्या लाइफस्टाइल आपको रखना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने हैं। पहले इन चीजों को बहुत माना जाता था, धर्मसूत्रास को माना जाता था, या मनुस्मृति को बहुत माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये दे टॉट यू द वे ऑफ लिविंग। अब ऑब्वियसली बात है ना, आज भी आप अपनी वे ऑफ लिविंग किन से इंस्पायर्ड होते हो, जो आपके एल्डर्स है, ठीक है। तो उस समय भी ये हुआ कि जितने भी हमारे एल्डर्स हुआ करते थे, उन्होंने कंपाइल कर दिया कि भैया आपको इसी तरीके से चलना है। और उस समय इतने कांस्टेंट चेंज नहीं आते थे जितने कांस्टेंट चेंज आज की सोसाइटी में आ रहे हैं। मतलब मैं तो वो बच्चा हूँ कि जिसने रेडियो भी देखा है अपने बचपन में, ठीक है, वो डब्बे वाला टीवी भी देखा जिसको ठोक ठोक के मैंने चलाया है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखा है और कलर टीवी भी देखा है। तो मैंने तो बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। अब जैसे आप लोग, आपने सब चीज देख ली, आप लोगों के लिए कुछ नया आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, सेम इन लोगों के लिए कुछ नया आ पाना थोड़ा सा मुश्किल था कि ये क्या लाते नया समाज में, है ना। तो जो एल्डर्स ने लिख दिया आपके सूत्राज में, उसी तरीके से वे ऑफ लाइफ बहुत सालों तक फॉलो हुई, और बाद में वो इतना हमारे कल्चर में इनडेप्थ हो गई कि उस चीज को क्वेश्चन करना ही हमारे लिए मुश्किल हो गया था। इसके बाद आप देखो यहीं से स्ट्रगल शुरू होते हैं, है ना। जो भी आप बोल सकते हो, कोई भी इविल अगर आप बोलोगे कि प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, किसी भी काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, वो सब धर्मसूत्रा में लिखी हुई थी पहले। बाद में जब उनका ओवर यूज होने लगा तब वो एक इविल प्रैक्टिस बनी। जैसे बहुत से बच्चों को लगता है सती प्रथा एक गलत प्रथा थी, किसी को एक्चुअल ओरिजिन पता है उसका क्यों था, या उसके पीछे एक्चुअल में बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने से पढ़ा था कि उनके साथ में बहुत सारे ऐसे गलत व्यवहार हो रहे थे, या उनको अपने कैरेक्टर को और वो कभी भी फोर्सफुली नहीं होता था, बाय विलिंगली होता था। इट इज अप टू द वुमेन whether she want to perform sati or not,
ये आपकी चॉइस होती थी, मतलब विमेन्स की चॉइस होती थी, इट इज नॉट फोर्स्ड बाय एनीवन। हाँ, लेटर ऑन उसका एब्यूज होने लगा कि तब क्या लोग सोचने लग गए कि यार ये रहेगी, खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, 10 तरह की चीजें होती हैं, तो लोग फोर्सफुली फिर सती करने के लिए लोगों को भड़काने लगे, प्रमोट करने लगे। एंड जब सती भी होते थे उस समय ध्यान रखना कि ओपियम कंज्यूम कराया जाता, उन्हें उन्हें हार्ड मतलब हाई अमाउंट में ओपियम दिया जाता था, ताकि वो इतना इंटॉक्सिकेटेड हो जाए कि उनको फील ही ना हो कोई चीज। ओपियम पता है ना आपको, अफीम बोल लो, हाँ, या भांग भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत पहले से थी। इनका एक बहुत सिंपल सा काम होता है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो, हमारे ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स, इनको ब्लॉक कर देती है थोड़े टाइम के लिए। अगर आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे, सुश्रुत पता है कौन थे? द फादर ऑफ सर्जरी। इंडिया में सबसे पहले सर्जरी परफॉर्म करने वाले सुश्रुत थे। चरक संहिता आप लोग पढ़ोगे, इंडियन मेडिसिन के जो फादर थे उन्हें चरक को बोला जाता है। आप देखो पहले 3 इडियट किस किस ने देखी है यहाँ पे? सबने देखी है, ऐसे तो कोई नहीं जिसने 3 इडियट। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग लाइफ में, सिर्फ पढ़ने के लिए तुमने जन्म लिया है क्या? चलो, जिसने 3 इडियट देखी है उसने एक सीन तो देखा होगा, जब आमिर खान, कौन थे इसमें, करिश्मा कपूर की करीना कपूर, हाँ, करीना कपूर को बोलते हैं ना कि यार तुम तो कसम खाते हो, कौन सी ऊत होती है, हिप्लोक्लोटासॉट, है ना, वो खाते हो। आज के टाइम पे हमने वो चेंज कर दिया, आजकल हम कौन सी कसम खाते हैं, डॉक्टरों को कौन सी कसम खिलाते हैं? माँ कसम नहीं खिलाते भाई। हाँ, वैसे खिला सकते हो नहीं, वो नहीं खिलाते, चरक शपथ खिलाते हैं आज के टाइम। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेंज किया ऐसे, क्यों? क्योंकि चरक जो है वो हमारे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन अब कहे जाने लगे हैं। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने भी ओथ चेंज कर दी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी आपको कहाँ पता लगेंगी? इस तरह के धर्म सूत्रा से पता लगेंगी कि क्या क्या लिटरली एविडेंस मिले हैं। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ खुद ब खुद आ जाएंगी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपके लिए इजी कर दूंगा कि आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगे, ठीक है। बाद में मेरे को थैंक्स कर देना जब पेपर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कैसे पता लगता है? एपिक्स से। अब एपिक्स तो पता होंगे क्या होती है। एपिक्स मतलब ऐसी कहानियां जो हमको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। अब ऐसी 2 कहानियां तो आपको पता ही है। सबसे मेन कौन सी है? महाभारत। अच्छा, मेन महाभारत है, रामायण नहीं है? हाँ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस मतलब जो हम ऐसे बोलते हैं कि 2 मेन जो स्टोरी लाइन हुई है हमारे इंडियन सोसाइटी में या इंडियन हिस्ट्री के दौरान, दैट इज फर्स्ट इज रामायण एंड दूसरी महाभारता, ठीक है। तो रामायण एंड महाभारता, दीज 2 आर योर मेन एपिक्स जो आपको पढ़नी है, ठीक है। इनके बारे में पता होगा, रामायण किसने लिखी थी भाई? वाल्मीकि ने। और महाभारता वेद व्यास ने लिखी थी। पक्का वेद व्यास ने खुद के हाथों से लिखी थी? गुड, चलो, ठीक है। फिर महाभारत के टाइम पीरियड में ही एक और थी आपकी, दैट इज भगवत गीता, है ना। अच्छा, किसी को पता है भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता में क्या फर्क होता है? चलो ठीक है, पढ़ लेना, हमारा वो टॉपिक नहीं है, बट ठीक है, पढ़ लेना। तो एपिक्स में आपको मेन यही 2 पढ़नी है। उसके बाद आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और ये एक्चुअल में ये बहुत बल्कसम टेक्स्ट है हमारे। इन्होंने एक्चुअल में हमें उस समय की सोसाइटी और उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पर है, उन इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि भैया आपको क्या करना है। जैसे खालसी का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोक की कौन सी पॉलिसी के बारे में बात करी गई है? धम्मा की पॉलिसी के बारे में बात करी गई है। और धम्मा की पॉलिसी होती क्या थी? गुड, और गुड, सोसाइटी में मतलब आपकी जो ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करना और किसी के मतलब किसी के राइट्स को नहीं छीनना। अगर सरल शब्दों में बोलूँ तो यही इसी के अराउंड रिवॉल्व होती थी आपकी धम्मा की जो पॉलिसी है, ठीक है। तो ये सारी हमें कहाँ से मिली? जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हुए हमारे, बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन हुए, उन सब में से मिली है। अब जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको सबसे पहला दिखेगा त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक में 3 किताबें होती हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। किसी को पता है कौन कौन सी 3 किताबें हैं वो? वेरी गुड, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड तीसरा, एक ट्रिक भी बता दूंगा तुम्हें, एकदम याद हो जाएगा।
सुत्त पिटक, अरे यार ये गलत लिख दिया मैंने, विनय पिटका, और विदम्ब पिटका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है दोनों के बारे में, सुत्त पिटक में क्या लिखा है, विनय पिटक में क्या लिखा है। तो विनय पिटक में आपके लिखे हैं रूल्स, ठीक है, सुत्त पिटक में आपके लिखी हैं टीचिंग्स। ठीक है, जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो भी है, मतलब बुद्धिस्ट में जो पूरा रिलीजन है उसके जितने भी रूल्स वगैरह है वो कहाँ पे कंपाइल करे गए हैं, विनय पिटका में कंपाइल करे गए हैं। जितनी भी टीचिंग्स है बुद्धा की वो कहाँ पर कंपाइल करी गई है, सुत्त पिटक में, और इन दोनों को भी दो अलग अलग लोगों ने कंपाइल किया है। ठीक है, अब ये जो डिटेल में होगा ये हम तब पढ़ेंगे जब हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि देखो इतने छोटे छोटे में आपको कितनी नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो जब हम डीप में पढ़ेंगे तो कितना ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तो आपको शुरू से तैयार रहना है, ठीक है, उस चीज के लिए। मैं भी आपको वो नहीं होता कि बकरे को हलाल करने से पहले थोड़ा आराम आराम से खिलाया जाता है, तो बस अभी वही चल रहा है आप लोगों के साथ। फिर आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक टॉक्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, और मैं मजाक करता रहता हूँ ऐसे उल्टे सीधे जोक मजाक करता रहता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम लोगों के साथ। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, यूजुअली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो जैन के होंगे वो ज्यादातर किस में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बुद्धिस्ट टाइम की जातकास जितनी होती थी, मतलब स्टोरीज, ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टोरीज दैट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धिस्ट एरा। जैसे एक जातक मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बार आनंद जो बुद्ध के शिष्य हुए, ठीक है, वो और बुद्ध एक साथ एक नदी क्रॉस करने, मतलब चल रहे थे, नदी क्रॉस करने वाले थे। अब वहां पर क्या हुआ, उन्हें एक महिला मिल गई, ठीक है, और उस महिला से नदी क्रॉस नहीं हो रही थी। और बुद्ध ने बहुत क्लियर रख रखा था शुरू से कि जो हमारा संघ होगा उसमें औरतें नहीं आएंगे। अगर आप बुद्धिज्म में पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि अर्ली फेज में जो औरतें थी उसमें अलाउड नहीं थी, विमेन्स आर नॉट अलाउड इन दी बुद्धिस्ट संघ। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस महिला को मदद की जरूरत थी। अब आनंद किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, किसकी सिखाई बातों को फॉलो कर रहे थे, बुद्ध की, है ना। अब बुद्ध ने क्या बोला था कि महिलाओं से दूर रहना है, जैसे हम लोग भी आपको बोलेंगे भैया अभी दूर ही रहो, पर सुनता कौन है किसकी। बट आनंद ने सुनी, आनंद वॉज अ वेरी गुड डिसाइपल। ठीक है, तो आनंद ने सुनी और आनंद ने तो मदद नहीं करी कि मैं तो मैम आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमें तो मना करा है। तो सोचो बुद्ध ने उन्हें अपने कंधे पे बिठा के नदी पार कराई। एंड आनंद वॉज इन शॉक, यार ये क्या हो गया, मतलब ये भाई साहब मुझे मना कर रहे हैं, खुद कंधे बिठाए घूम रहे हैं, है ना, ये तो गलत बात है, ये तो हिपोक्रेसी हो गई आपकी। तभी आनंद ने पूछा कि, मतलब उन्होंने जो भी बोलते होंगे उन्हें, मैं तो सर बोल देता हूँ कि सर आप तो गलत बात बता रहे हो कि मुझे मना कर रहे हो और खुद ऐसे काम कर रहे हो। तब बुद्ध ने बहुत उसे अच्छी बात बोली थी कि देख मैंने तो उसे, उन महिला को सिर्फ कंधे पे बिठा के जहाँ नदी पार करी वहां तक छोड़ा, तू तो अभी आधे घंटे से उसे माइंड में कैरी करके चल रहा है। तो इस तरह की जो जातकाज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि बुद्ध टाइम में किस तरीके से बुद्ध अपनी टीचिंग्स देते थे। ठीक है, तो जातकाज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ भी आप लोगों को पता होगा, मतलब मैं तो बहुत टाइम पहले गया था, बुद्धा टेम्पल यहाँ भी है ना, ठीक है, वहां भी जाओगे अगर आप, मतलब मेरे को तो एक ही बार मौका मिला, पर अंदर जब आप मोनेस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे हर साइड, एवरी साइड ऑफ द वॉल पे आपको वहां पे जातक स्टोरीज बनी हुई दिखेंगी, मतलब चित्रकारियां दिखेगी। और वो चित्रकारियां नहीं है सिर्फ, देव जातक स्टोरी, उसमें किसी ना किसी फिलोसफी के बारे में जिक्र होगा, कोई ना कोई कहानी के बारे में जिक्र होगा। जैसे एक आप पढ़ोगे मिलिंद पनो, ठीक है, मिलिंद पनो क्या थी, एक राजा और एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच का कॉन्वर्जेशन था, और उसमें उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने इतना इंस्पायर कर दिया कि राजा अपना राजपाट छोड़ के चल दिया और सीधा बुद्ध मॉन्क बनने आ गया। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलेगी। और हर एक के बारे में आपको जानना है, बस हर एक के बारे में उतना ही जानना है जितना किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, पढ़ने को तो बहुत सारा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जैन टेक्स्ट में आ जाते हैं आपके अंगास, अगमास और अंगास।
दो चीजें, अगमाज और अंगाज, ठीक है, ये दो चीजें हैं, इन दोनों को आपको पढ़ना है। और फिर यहाँ पर और कुछ कुछ छोटे छोटे जो टेक्स्ट हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए मैंने आपको बता ही दिया, प्राकृत भाषा में आपके लिखे गए हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैन टेक्स्ट, अगमाज, अंगाज, ये सब प्राकृत में लिखी गई हैं। और कुछ छोटे छोटे की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बार पूछा गया है जैसे कल्प सूत्र, ठीक है, ये नाम याद रखना, यूपीएससी ने का बहुत फेवरेट रहा है एक टाइम, कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र आपसे बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है, लिखा इसको बृद्धबाहु ने था। ये चीजें हम धीरे धीरे ओवर टाइम याद कर लेंगे, ठीक है, फैक्ट्स की टेंशन नहीं लेनी हमें, फैक्ट्स धीरे धीरे ही याद होते हैं। और जब पता है कि किसी चीज में टाइम लगता है तो आराम से पेशेंस रखो और कहानी एंजॉय करो। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, एंजॉय करो। हिस्ट्री को जितना एंजॉय करके पढ़ोगे ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी। और सब्जेक्ट को प्रेशर लेके पढ़ लो, मना नहीं है, हिस्ट्री में प्रेशर मत लेना, क्योंकि हिस्ट्री में प्रेशर लोगे इतनी सारी चीजें एक साथ सामने दिखेंगे कि यू जस्ट स्किप दैट पार्ट, ठीक है। कोई भी अच्छा टॉपर होता है ना, यूजुअली आप देखना वो कभी ये नहीं बोलता यार मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है, वो यूजुअली ये बोलते हैं कि यार स्किप ही कर दो, नहीं भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे छोड़ दो। वो क्यों बोलता है? क्योंकि बल्कसम है यार बहुत। बट जितना आता है मतलब कॉमन तक तो पहुंच जाओ कि ठीक है 20 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हो रहे, पर 10 क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना। तो आप लोग बस उस 10 में पीछे मत छूट जाना। जो किसी से नहीं हो रहा वो हमारा कंपटीशन ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, वो मैं करना ही नहीं है। जो किसी से नहीं हो रहा वो मेरे से क्यों होगा, ठीक है। पर जो सबसे हो रहा है एटलीस्ट वो तो करके आना है। अगर आपके रूम में बैठे हुए किसी और से वो सवाल हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, देन आप सोचो। अगर उससे भी नहीं हो रहा, आपसे भी नहीं हो रहा, मत सोचो, क्यों दिमाग में लोड लेना है। अगर फेल होंगे तो दोनों भाई एक साथ फेल होंगे। हम लड़कों का तो सबसे बड़ा वो रहता है, मैं और मेरे दोस्तों एसएसबी जाते थे, सोचो पेपर निकाल के ऑल द वे टू गुजरात ट्रैवल करके अहमदाबाद एसएसबी जाना है, और ट्रेन में क्या डिस्कस हो रहा होगा कि भाई देख ब्रो कोड अब तक निभाया है, तो या तो दोनों स्क्रीन होंगे या दोनों स्क्रीन आउट। सोचो क्या हो, क्या होंगे, दोनों स्क्रीन आउट होके घर आ रहे हैं अपना। और फिर वो मुझे बोल रहा है कि तू पनौती, मैं उसे बोल रहा तू पनौती, क्योंकि जब दोनों अलग अलग गए, दोनों कॉन्फ्रेंस तक पहुंचे, पर जब दोनों एक साथ गए जिस भी एसएसबी में, दोनों स्क्रीन आउट हो गया है, किसी का चांस ही नहीं था। कौन सी वाली? हाँ, उसमें संस्कृत का भी रेफरेंस है उसमें। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो जैन के मोस्टली टेक्स्ट है, मोस्टली टेक्स्ट आपके प्राकृत में है। ये वाला जो है कल्प सूत्र है, ये अलग से आपको एक पढ़ना है, इसमें जैन फिलॉसफी है, ठीक है। अदरवाइज जितने भी जैन टेक्स्ट है आपके वो मोस्टली आपके किसमें मिले हैं। अब देखो प्राकृत, पाली, संस्कृत, ये होता किस तरीके से यूज था, पहले इनका यूज समझो। यूज ये इस तरीके से होते थे कि उस समय सोसाइटी में जो व्यक्ति लिख रहा है उसका नॉलेज किस लैंग्वेज में ज्यादा है, वो एफिशिएंट किस लैंग्वेज में ज्यादा है। फिलॉसफी बताना एक अलग चीज हो गया, और जो लैंग्वेज होता है इट इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं आपसे देखो हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, और इधर आई कैन कम्युनिकेट विद यू इन इंग्लिश। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। फिलॉसफी का याद रखना, कल्प सूत्र में किसकी फिलॉसफी है, जैन की फिलॉसफी, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जब लैंग्वेज की बात आएगी तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन सा किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट हैं कि मैं आपको पूरी कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि हर एक टेक्स्ट की भाषा कौन सी है और किसने उसको लिखा है, ये तो रटना ही है, ठीक है। तो इसको हम आराम आराम से धीरे धीरे रटते हुए चलेंगे। चलो अब इसके बाद आता है आपके पुराण, ठीक है। इसके बारे में बस देख लो कि पुराण आते हैं, और पुराण में जैसे मोस्टली कौन कौन से हो गए, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, स्कंद पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया। ये सब किस बारे में बताते थे, ये पुराण किस बारे में बताते हैं बताओ। हाँ, गरुड़ पुराण में वही है भाई, अपरिचित सपने देखी है, आगे वालों ने नहीं देखी होगी, है ना। बहुत बढ़िया। तुम लोग कुछ अच्छा काम मत करना लाइफ में, बस पेपर देना। फ्रंट बेंचर परेशान हो जाते हैं, पता नहीं मेरे से क्यों, और सामने दिखते हैं हर चीज उन पे मार देता हूँ फाइट फेंक के। और ऊपर से ये ब्रीड भी तो अलग होती है फ्रंट बेंचर वाली, मतलब मैं बोले ना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए थोड़ी ना पैदा हुए यार। सच बताओ, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पैदा हुए हो तो क्या देखते हो, कुछ तो देखते होगे। एनीमे, आजकल लड़के एनीमे देखते हैं, एनीमे वगैरह देखते होंगे, है ना। मुझे आज तक एनीमे समझ नहीं है, मुझे कार्टून लगता है यार वो।
हाँ मेरे को पता है, हर्ट हो जाते हैं, है ना। एनीमे वालों को बोल दे कि कार्टून देख रहे हैं तो वो हर्ट हो जाते हैं, सॉरी। चलो, इसके बाद लिखो सेकुलर टेक्स्ट, ठीक है। पुराण में आप इन तीनों के नाम लिख लेना, इनके बारे में आराम से हम पढ़ेंगे। तीनों के नाम जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण आप लिख लेना। कब कब लिखी गई है उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। मत्स्य पुराण जैसे किसके टाइम पीरियड में लिखी गई थी? नहीं, मत्स्य पुराण लिखी गई है मौर्यंस, विष्णु पुराण लिखी गई है गुप्ता के टाइम पीरियड में, ठीक है। इसको आराम से हम पढ़ते रहेंगे, टेंशन मतलब, ये बस नाम लिखो कि ये हम पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ हमारे सेकुलर टेक्स्ट हुआ करते हैं। मेन आपकी जो हिस्ट्री है ना वो इनसे ही बनी है। इसके बाद की जो चीजें उसमें तो बस ये है कि भैया रॉक इंस्क्रिप्शन पढ़ना है, उस रॉक में जिसके बारे में लिखा होगा बात खत्म कर दी। तो अब लिखो सेकुलर टेक्स्ट। सेकुलर टेक्स्ट में किस किस का है वो देख लेते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं, बहुत सारे ऑथर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत नई नई चीजें लिखी हैं। जैसे कौटिल्य, सुना है ना? कौटिल्य की अगर आप किताब पढ़ोगे तो आप एक अच्छे डिप्लोमेट बन सकते हो। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ डिप्लोमेट एंड अ ब्यूरोक्रेट? Who is a diplomat and who is a bureaucrat? Politician can be diplomat. चलो, politician can be diplomat, she was saying. कौन मतलब डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट में फर्क क्या होता है? कोई बात नहीं, आराम से पढ़ के आना, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे इस पर, आज का ये टॉपिक ही नहीं है। चलो, कौटिल्य के बारे में तो आपको पढ़ा होगा, है ना। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य, दो नाम उसके लिए जाते हैं, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में ये हुआ करते थे। इनकी किताब का नाम अर्थशास्त्र। किस चीज पे बेस्ड है? अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स। yes. वैसे तो इसमें ये एक होलसम बुक थी उस समय मॉडर्न टाइम की। इसमें उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम भी समझाया, उस समय का इकोनॉमिक सिस्टम भी समझाया, ठीक है। और उस समय किस तरीके की मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कौटिल्य की एक थ्योरी है जिसे आप पढ़ोगे, सप्तांग थ्योरी, ठीक है। सप्तांग थ्योरी में वो बेसिकली बात करता है कि किस तरीके से आप, एक राजा जो होता है वो किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए और क्या क्या चीजों से यूज करनी चाहिए। अगर इनके समवट क्लोज अगर किसी ने लिखी है तो दैट इज ओनली वन फिलोसफर, वन फॉरेन फिलोसफर हुज नेम इज मैकियावेली। मैकियावेली का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना, कोई बात नहीं, मतलब PSIR ऑप्शनल नहीं है, मैं समझ गया आप लोगों का। या अगर लेने भी वाले हो तो अभी आपने पढ़ा नहीं मैकियावेली। तो मैकियावेली ने भी एक किताब लिखी थी द प्रिंस, ठीक है। दोनों में लगभग लगभग सेम कहीं ना कहीं बातें हैं। आपसे इस तरह के जो लिटरेरी सोर्सेज है ना, अब जैसे आपको लग रहा होगा कि मुझे इतने सारे लिटरेरी सोर्सेज क्यों पता है या मैं आप लोगों के सामने क्यों बता रहा हूँ। जब आप किसी भी चीज पे अपना ओपिनियन दोगे ना यूपीएससी में या यूकेपीएससी में, पहली बात तो वो आपको ओपिनियन माने क्यों। सबसे पहली बात ये समझो, आप देखना आप किसी भी आंसर में लिख दो ना आई थिंक, जो भी आपका जो चेकिंग करा वो सीधा काट देगा कि यू थिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर यू टू थिंक, ठीक है। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते, आई वी यू, ठीक है। ये क्या बताते हैं? आपके पर्सनल ओपिनियन। यूपीएससी में पर्सनल ओपिनियन नहीं देते हम, मांगे आपसे आपके ही जाते ओपिनियन, बट आपको हमेशा रेफरेंस देना पड़ेगा कि एज पर मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये है क्योंकि उसने ये कहा था। तो हमको ये करना होता है वहां पर मीन्स में कि भैया इस फिलोसफर ने ये कहा था तो इससे हम ये डिडक्ट कर सकते हैं, ये चीज समझ सकते हैं। तो आपको भी धीरे धीरे ऐसे करके याद हो जाएंगे। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसको अगर आप कंपैरिजन दोगे, मतलब एक रफ कंपैरिजन दोगे, तो आई थिंक मैकियावेली की जो द प्रिंस है वो बहुत समवट क्लोज मिलेगी, क्योंकि दोनों सेम बात करते हैं कि एक नए राजा को राजा कैसे बने रहना है, ठीक है। द प्रिंस का भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई राजकुमार है और वो नया नया राजा बना है तो वो किस तरीके से ऐसी चीजें कर सकता है कि वो लॉन्ग टर्म तक अपना राजपाट चलाए। जैसे एक सिंपल बताता हूँ, मैकियावेली ने 3-4 क्लासिफिकेशन दी है। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन लव और फियर, एक राजा के लिए जनता में प्यार हो या जनता में फियर हो, तो वो किस चीज को चूज करना चाहिए? मिक्स्ड, कि कुछ लोग प्यार करे कुछ लोग डरे। आई नहीं नहीं, नया राजा बना है और राजा को ये चूज करना है कि लोग उसे प्यार करे कि लोग उससे डरे, और उसको अपना राजपाट संभालना है। तो उसके लिए ज्यादा बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि मैं लोगों में प्यार जीतूं कि मैं लोगों में डर फैलाऊं? प्यार।
दोनों, दोनों कैसे हो सकता है? चलो, हाँ भाई, और किसी का कोई फ्रंट बेंचर्स का कुछ ओपिनियन? डर होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और कोई, कोई तीसरा, कोई नया, कोई अजूबा निकाल के लाओ। मशहूर है यूपीएससी के बच्चे ऐसा करने के लिए कि कुछ नया निकाल के लाएंगे हम, जो दुनिया ने खोजा ही नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट खुद को यूपीएससी एस्पिरेंट थोड़ा ना मान रहा है आजकल, इन्वेंटर मान के बैठा, कुछ भी बोल दे रहा भाई। चलो, तो यहाँ पर मैकेवली ने तो बोला है कि डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि डर होना चाहिए, प्यार ना भी हो, ठीक है, लोग आपको प्यार ना भी करे बट डरे तो आपका राजपाट चल जाएगा, ये मैकेवली का मानना है। आपका अपना अपना हो सकता है, ठीक है। चलो, अगला है अष्टधाई। ऐसा ही एक और इंस्क्रिप्शन है जैसे कौटिल्य का है अर्थशास्त्र, दूसरा है अष्टाध्यायी। ये किसका है? ऐसे, ठीक है। ये एक संस्कृत की ग्रामर बुक है जिसमें पर्णी ने पूरे ग्रामर के बारे में बताया था, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। फिर आता है अभिज्ञान शकुंतलम, द फेमस लव स्टोरी। पता है किसी को किस किस की लव स्टोरी है इसमें? दुष्यंत की लव स्टोरी है, ठीक है। किसने लिखी है? कालिदास ने। कालिदास किसके कोर्ट पोएट थे? ठीक है। बस अभी मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि पढ़ना हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने दो तीन चीजें आपको पूछी, उसमें से दो जवाब आपने दिए, तीसरा नहीं दिया, तब आपको समझ आ गया कि यार अगली बार पढ़ेंगे बैठेंगे तो ये भी देख लेना है कि ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर आता है मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति का ऐसे किसी ने लिखी, मतलब कोई एक पर्टिकुलर बंदा नहीं है जिसने लिखी हो, ओवर टाइम वो डेवलप हुई है, ठीक है। मनुस्मृति के में सिर्फ क्या होता है, इट वॉज अ लॉ बुक फॉर अस, ठीक है, मनुस्मृति। यस, लॉ बुक हुआ करती थी कि किन किन कानूनों को हमें फॉलो करना है समाज में, ठीक है, सोसाइटी में क्या क्या चीजें। तो ये थी, तो ये तो हो गया, टेक्स्ट आपके खत्म हो गए। अब इसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातत्व साक्ष्य, ठीक है, या पुरातत्व स्रोत। यहाँ पर बेसिकली क्या आते हैं, दो तीन चीजें ही आपको देखनी है। इनके बारे में तो जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तभी समझा जा सकता है, इनके बारे में आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो जैसे अशोका के एडिक्ट्स, ठीक है, अशोकन एडिक्ट्स, अशोका के रॉक एडिक्ट्स होते थे। टोटल किसी को पता है कितने रॉक एडिक्ट बनाए उन्होंने? 14 कि 13? 14 पक्का? हाँ भाई, और कोई? कितने? 14? ठीक है, ठीक है, जो भी है आप लोग एक बार दोबारा देख लेना, मैं तो तभी बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे। मैं सस्पेंस में छोड़ जाता हूँ। अब तुम दोनों के मन में कौतूहल नहीं जागा तो ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम लोग जाके घर में देखोगे और गलती से 14 निकल गया तो खुश हो जाओगे, पर ये याद रखोगे अब जिंदगी भर के लिए कि हाँ 14 ही है, और गलत निकल गया तो भी याद रखोगे कि 14 नहीं 13 है, ठीक है। तो एक बार सर्च मार लेना। तो जैसे अशोका के रॉक एडिक्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो भी उन्होंने बनाए हैं और किस लैंग्वेज में बनाए हैं, जैसे अगर अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर अलग स्क्रिप्ट फॉलो करी है, वहां पर उन्होंने खरोस्ती स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है, मतलब खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा है। और जब हम इधर की तरफ आते हैं यहाँ पर अलग स्क्रिप्ट के, यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आ गए थे वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन है उनमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्क्रिप्ट फॉलो करी करिए तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम जाते हैं कि इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली साइड, वहां पे खरोस्ती चलती थी, और जब हम आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया मगध की साइड, वहां पर कौन सी चलती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलती थी। अच्छा, अशोका कौन से एम्पायर से था? मतलब बच्चों वाला सवाल है, बट आई होप पता होगा। मौर्यन में था। चंद्रगुप्त मौर्य से कैसे रिलेटेड थे अशोका? गुड। चंद्रगुप्त मौर्य उनका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग रिलीजन फॉलो किया है, अशोका ने अलग रिलीजन फॉलो किया है, ध्यान रखना, ये भी आपको पढ़ना है। तो अशोका के टाइम पे आपको एक धर्म बहुत ऊपर बढ़ते हुए दिखेगा, दैट इज बुद्धिज्म। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा धर्म ऊपर बढ़ेगा? जैनिज्म, ठीक है। और इन दोनों से अलग एक का बेटा एक का बाप, मतलब कौन? बिंदुसार, वो आजीविका वाला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं।
अगेन जब टॉपिक पे जाएंगे तब तो पढ़ ही लेंगे, बट अभी से याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन तो इंस्क्रिप्शन में तो आपका एक ही का नाम आता है, दैट इज अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब ये अशोकन इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले डिसाइफर किसने किया था? यस, जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था, और लगभग लगभग कब किया था? 1839 की 37? चलो ये आपके ऊपर है, आपको जो रखना है। ठीक है, बट चेक करके रखना है ना, गूगल कर लेना एक बार घर जाके। ऐसे ही बहुत सारे इंस्क्रिप्शन और मिलेंगे, जैसे अशोका का मेन आता है, फिर समुद्रगुप्त का भी आता है। ठीक है, समुद्रगुप्ता के टाइम पे जैसे आप सुनोगे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, ऐसे ही आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ोगे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसमें किसके बारे में लिखा गया है? एक पर्टिकुलर लेक के बारे में लिखा गया है, सुदर्शन लेक। ठीक है, और उसको कई बार रिबिल्ड किया गया है, उसी में आपको देखने को मिलेगा कुमार गुप्त का भी रेफरेंस है, तो इस तरीके से, या स्कंद गुप्त का रेफरेंस है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, ये मैं आपको बता दूंगा ओवर टाइम। ठीक है, अभी बस आपको याद रखना है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, इनको ऐसे पढ़ेंगे। फिर अलग आता है, इसके बाद आता है मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंट्स वगैरह में आप देखोगे यहाँ पर जैसे बड़े बड़े जो स्तूपास बनाए गए हैं, पिलर्स बनाए गए हैं। ठीक है, अगर एक रफ एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, तो एक स्तूपा आपने सबने पढ़ा होगा, सांची का स्तूपा। ठीक है, तो स्तूपास क्यों बनाए जाते हैं, क्या है स्तूपा मतलब, व्हाट डज स्तूपा रिजेंबल? है, बुद्धा के रेलिक्स रखे हैं, मतलब हम अगर बात करें तो रेलिक्स रखे गए हैं, बुद्धा के जो रेलिक्स है वहां पे। और किस चीज को, मतलब वो अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखें तो, अगर आप किसके हिसाब से जाओगे, दो तरह के वहां पे धड़ हुए थे आपके बुद्धिज्म में, पता है किसी को? दो कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। वेरी गुड। महायान बुद्धा को गॉड मानते थे, हीनयान बुद्धा को इंसान मानते थे, बस समझदार इंसान मानते थे, जिसको क्या मिल गया था? निर्वाणा मिल गया था। इनकी भाषा में एनलाइटमेंट, हमारी भाषा में मुक्ति या मोक्ष मिल गया था, या ज्ञान मिल गया था। ठीक है, तो नॉर्मल इसको कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, तो जो निर्वाणा था जब उनको मिल गया, एनलाइटमेंट मिल गया। ठीक है, अब यूजुअली जो हीनयान वाले हैं अपने टेक्स्ट में बुद्धा को नहीं डिपिक्ट करते थे, बुद्धा के रेफरेंस में या बुद्धा की जगह पे बहुत सारे फिगर्स को डिपिक्ट करते थे। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली बुद्धा का फिगर नहीं बनाया, बट बुद्धा को दिखाना है तो बहुत सारे फिगर्स, तो कहीं कहीं पे स्तूपा को भी यूज किया गया है एज वन वे ऑफ डिपिक्टिंग बुद्धा। ठीक है, तो बुद्धा को किस तरीके से दिखाया गया है, तो कहीं कहीं पे उन्होंने सीट खाली छोड़ी हुई दिखा रखी है, तो ये मान लिया जाएगा कि वहां पे बुद्धा की बात हो रही है, बुद्धा बैठे हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस वे ऑफ हाउ वी डिपिक्ट बुद्धा इन देयर पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। अब इसके बाद और किस किस के एडिक्ट्स आते हैं यहाँ पर, जैसे इलाहाबाद मैंने बता दिया आप लोगों को, और भी बहुत सारों के धीरे धीरे करके कर लेंगे इन्हें। फिर आ जाता है टेम्पल्स। गुप्ता टाइम पे हमारा सबसे बड़ी गोल्डन एज थी टेम्पल्स की। ठीक है, तो टेम्पल्स जो थे वो सबसे ज्यादा कब हमारे डेवलप हुए? ठीक है, किसी एक टेम्पल का नाम बताओ बढ़िया सा, किसी को पता हो, जो एंशिएंट टाइम से अभी तक बचा हो। यूजुअली जो हमारे टेम्पल्स होते हैं वो कौन से गॉड पे हमारे बेस्ड होते हैं यूजुअली? ठीक है, हाँ गुड, हाँ नहीं वो भी सही जा रहे हो, विष्णु पे होते हैं, और शिवा पे होते हैं, और सूर्य पे होते हैं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे कि दो इनमें से जो गॉड है हमारे, जो हमारे मेल डेटी हैं, वो यूजुअली कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं? हम लेटर वैदिक से ले रहे हैं। तो जो गॉड हमारे लेटर वैदिक के टाइम पे, कल बताया ना मैंने कि अर्ली वैदिक में हम अलग गॉड्स को पूजा करते थे, कौन कौन? इंद्रा, वरुणा, अग्नि। ठीक है, सॉरी अर्ली वैदिक में हम इन तीन को पूजे थे। लेटर वैदिक आते आते हमने चेंज कर दी अपने डीटी, फिर किसको पूछने लगे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब ये माना जाता है कि ब्रह्मा के जितने भी टेम्पल्स है उनको, मतलब कुछ एक कहानी है कि ब्रह्मा के टेम्पल्स क्यों नहीं बनाए जाते। एक ही है पुष्कर में, दैट इज इन राजस्थान, पूरे इंडिया में एक ही है ब्रह्मा का टेम्पल। ठीक है, तो उनको तो चलो हम हटा देते हैं, मेनली जो टेम्पल्स है वो इन्हीं के होंगे। ठीक है, ज्यादातर। अब टेम्पल्स में भी एक टेम्पल का नाम आप याद रख लो, महाबलीपुरम। यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट था एक टाइम पे, महाबलीपुरम, दैट वाज इन तमिलनाडु। ठीक है,
दूसरा, खजुराहो के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना है खजुराहो के बारे में? खजुराहो का टेम्पल कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में खजुराहो, पक्का? हाँ भाई, खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, पक्की बात है? हाँ भाई, किसी को महाराष्ट्र में? देख लो, थोड़ी देर में पौंडीचेरी ना चला जाए रोक लो, इतना भागता रहेगा तो कोई नहीं, देख लेना। महाबलीपुरम मैंने आपको बता ही दिया, खजुराहो का आप लोग देख लेना, कुछ की चीजें आप भी देखो। महाबलीपुरम इज इन तमिलनाडु, ठीक है। इसकी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, तीन चीजें उसकी दीवार पर डिपिक्ट करी गई हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी ने तीनों पूछी एक टाइम पे आपको, कि अर्जुनास पीनेंस, ठीक है, कि अर्जुन ने जो एक वो किया था ना, तो जब वो अपना पीनेंस कर रहा था, वो कहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पर जो डिपिक्ट करी गई है। तो इसलिए महाबलीपुरम कभी भी आए तो उसको छोड़ना मत। फिर अगला आता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में पॉटरी, ठीक है। पॉटरी हो गया, किस तरह की पॉटरी आपकी फेमस थी उस समय पे, तो पॉटरी वगैरह आपको पढ़नी है, ठीक है। हड़प्पा के टाइम पे कैसी पॉटरी चल रही थी, वैदिक टाइम में हम कौन सी पॉटरी का यूज कर रहे थे, स्टोन एज टाइम पे कैसे पॉटरी हो करती थी, तो सिंपल इतना सा है, ठीक है। अगला आता है इसमें फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में देखो अब ज्यादा नहीं है, जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, बस हमको ये देखना है कि वो कब आए। इसमें तीन चार चीजें याद रखनी है, कब आए, कहाँ से आए, किसके टाइम पे आए, और कौन सी किताब लिखी। चार चीजों में फॉरेन ट्रेवलर खत्म है। दोबारा बता रहा हूँ, कब आए, कहाँ से आए, किसके टाइम पे आए, और कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। हेलो, हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में आपको सिर्फ चार चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और आप लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा होगा उसको सॉल्व कर दोगे। हाँ, अगर वो थोड़ा डीप में जाते हैं, इससे ज़्यादा डीप जाते हैं, तो देन आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि उनके ट्रैवल अकाउंट में उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में जिक्र किया है। जैसे एक ट्रैवलर था, उसका बताता हूँ, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। वो जहाँ से आता था वहाँ पर उसे पान का पत्ता और कोकोनट के बारे में पता ही नहीं था कि कोकोनट जैसी कोई चीज़ होती है। इबन बतूता, ठीक है। फिर एक सवाल आपसे पूछा गया था, मैं बता, वो बहुत बढ़िया सवाल है, ये सर्च मारना, यूपीएससी का सवाल है। विच अमंग द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स या आइटम्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड। पहले तो यही समझना मुश्किल है, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है। जोर से बोलो थोड़ा, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज न्यू वर्ल्ड हो गई, ओल्ड वर्ल्ड रशिया की साइड वाला, एशियन साइड, मतलब ओल्ड वर्ल्ड आपका बोला जाता है एशियन सब कॉन्टिनेंट को। देखो सिंपल बता देता हूँ, ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये पूरा ओल्ड वर्ल्ड है आपका। और जो आपका न्यू वर्ल्ड है, ये वाला नॉर्थ अटलांटिक से जो इधर है, मेनली वेस्टर्न पार्ट हो गया आपका, ब्रिटेन वगैरह, पोर्चुगल, मतलब पूरा यूरोप और उधर अमेरिका वगैरह, क्योंकि ये बाद में खोजे गए, ये यहाँ पर पहले से थे। इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है तो इन्हें ओल्ड वर्ल्ड बोल दिया, जिनकी हिस्ट्री नहीं है उन्हें न्यू वर्ल्ड बोल दिया। तो सवाल ये पूछा गया, न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में ऐसी कौन से आइटम्स लाए गए और यहाँ पर ग्रो करे गए, ठीक है। और इनका जवाब आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, चाहे तो इसे सर्च मारना, अभी मैं जाऊंगा ना उसके बाद सर्च मारना, और उसका जो आंसर होगा आप देख के खुद भी शॉक हो जाओगे कि यार ये बाहर से आया था, हमारा नहीं था। बहुत सारी वेजिटेबल्स है, लाइक कोई एग्जांपल देगा? यस, पोटैटो, वेरी क्विक, वेरी क्विक हिंदी में क्या बोलते, मेथी, हाँ। एक सेकेंड, फेरी ग्रीक बोलते हैं ना उसे, फेन्यू ग्रीक, हाँ, यस। सोचो आज मेथी हम लोग इतना यूज करते हैं, पर मेथी हमारी नहीं है। और क्या क्या चीज हमारा नहीं है जो हमने यूज कर लिया, ठीक है। पोटैटो हो गया, और व्हीट, सेब, और पाइनएप्पल, ठीक है, गवावा, ये सारी चीजें बाहर से आई हैं। समोसा, ये समोसा वाज नॉट इंडियन, कहाँ का था, पर्शियन था। अच्छा ये सोचो, आलू हमको बाद में आया, और ये पर्शियन वर्शियन हमारे पास पहले आ गए, समोसा हम पे पहले आ गया,
आलू हम पे बाद में यूरोपियंस ला रहे हैं, तो हम समोसे में डाल के क्या खाते थे? यस, अर्लियर जो समोसे होते थे उसमें मीट डाला जाता था। अब हम इंडियंस है ना, हमको आलू इतना पसंद आया कि हमने हर चीज में डाला, है ना। आधे बच्चों की तो मम्मी से कंप्लेन ही हो गया, हर सब्जी में आलू, है ना, होता है घर पे। ठीक है, जबकि आलू हमारा है ही नहीं। मम्मी को बताओ, मम्मी आलू तो विदेशी है। ठीक है, तो ग्रीक के जो भी आए थे, जैसे मैगस्थनीज एक इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है, मैगस्थनीज या इसके बाद मार्को पोलो वगैरह जो भी मैंने बताया, फ्रांसिस टवर्नियर, इनके बारे में मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका एक पूरा चैप्टर है फ्रॉम द आइज ऑफ द ट्रेवलर, उसमें इन सब के बारे में लिखा है। और उसमें इतना अच्छे से लिखा है कि कौन कब आया था, किसके टाइम पे आया था। जैसे इब्न बतूता, आप लोगों ने इब्न बतूता के बारे में एक कहावत सुनी होगी, इब्न बतूता, गाना भी है इस पे, बगल में जूता उड़ जावे चिड़िया फुर। क्यों है वो कहानी? नहीं, वो ट्रेवलर था, पर जब वो इंडिया पहुंचा तो इंडिया में जो हमारा उस समय मतलब किंग हुआ करता था, उसने उसको यहाँ पर रोक लिया, जबरदस्ती रोक लिया, उसको काजी की पद दे दिया कि भाई तू इतना अच्छा आदमी, ले तू काजी बन जा, मतलब मेरे यहाँ का रॉयल प्रिस्ट बन जा। मेन जो होता है कि तू काजी बन जा, मैं तेरे से ही सवाल पूछूंगा। अब जो वंडरलस्ट आदमी है, मतलब तुम लोग इससे रिलेट कर पाओगे वो कैसे एक जगह पे थम जाए, है ना, वो कैसे एक जगह पे रुक के आराम से काम कर ले। तो सोचो, वो रात में इंडिया से भागने की कोशिश की और भागा भी था। इसलिए तो बोलते इब्न बतूता बगल में जूता, बगल में जूता क्यों? क्योंकि रात को अगर चलेगा तो आवाज आ जाएगी। तो वो चोरी छुपे भागा था इंडिया से। ये जितने भी किस्से कहानियां आपने मजाक मस्ती में सुनी होंगे ना, इन सबका कोई ना कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है, और मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं ऐसे सिग्निफिकेंस आपको बहुत सारे बताऊंगा। ठीक है, तो इब्न बतूता हो गया, अलबरूनी, और कोई है जो आपका अरब से आया था? अरब, अरब से इब्न जुआजी एक नाम होता है, इब्न जुआजी, ठीक है, उसका नाम याद रख लेना। अरब से और कौन कौन आया था? और तो मेरे को लगता नहीं ज्यादा आए थे। ठीक है, मेन जो आए थे वो आपके यूरोप से आए थे, यूरोप और चाइना से। जैसे चाइना से फाहियान आ गया, ठीक है, हाँ ये सारे हो गए, निकोलो किंती हो गया। तो इन सब का बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और इनकी किताब है, जैसे अलबरूनी की किताब का नाम क्या था? किताबुल हिंद। और इब्न बतूता की किताब का नाम है? जोर से बोले, मेरे को आवाज नहीं आई। अलबरूनी का क्या था? अच्छा, अरे दूसरा नाम ले लो। हाँ, किताब हिंद का ही ना दूसरा नाम है तहकीक हिंद। हाँ, ये पूरा अरबिक में चली गई भाई तहकीक हिंद, ठीक है, तहकीक हिंद भी ठीक है। हाँ, फिर किताबुल हिंद हो गया। रिहाला, रिहाला आपका किसका नाम हुआ करता था? इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहाला। ठीक है, तो ऐसे आपको जितने भी एविडेंसेस है उनको याद रखना है। ऐसे फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांसिस टवर्नियर, कौन आया और उसके बाद वापस ही नहीं गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया, इतना पसंद आया कि 13 बार इंडिया आया, फिर यहीं बस वापस ही नहीं गया। इतना क्या पसंद आ गया यार इंडिया, इंडिया के लोग इंडिया नहीं रुकना चाह रहे, वो बेचारा वहां से उस समय इंडिया आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत अम्यूज करा इंडिया ने। 13 बार आया था, आई थिंक टेवर्नियर, शायद टेवर्नियर, टेवर्नियर, टेवर्नियर शायद। ठीक है, एक बार मेरे को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट टेवर्नियर ही होगा। दूसरा आपका आया फ्रांसिस बर्नियर आया, निकोलो किंती आया, बहुत सारे नाम है आपको जो आपको याद रखना है। इस तरह के नामों में मतलब एक लंबी फहरिस्त है जिनको हमको पढ़ना है। और इन सब में बस इंपॉर्टेंट क्या है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि क्या है। एक ने तो इंडिया की सोसाइटी को अपने यहाँ की सोसाइटी से कंपेयर किया, ठीक है, कि जो चीज इंडिया की सोसाइटी में कास्टिज्म, ये हमारी सोसाइटी में तो होता ही नहीं है, ये यहाँ उनके लिए यूनिक था। कोकोनट उनके लिए यूनिक था, बीटल बीटल लीफ उनके लिए यूनिक था, बीटल लीफ मतलब पान उनके लिए बहुत यूनिक था। तो ये सारी चीजें जो है ये सब फॉरेन ट्रैवलर्स ने हमको बताई। इसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी ट्रैवलर्स थे एक बार आप उनको पढ़ लोगे, जैसे विजयनगर के बारे में, विजयनगर की सोसाइटी कैसी थी, विजयनगर में क्या होता था, इन सब के बारे में हमको बताया जो भी ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स थे। ठीक है, अभी मैं आपको उन सबके अकाउंट्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, जब वो वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखो कि ये चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए, आखिरी में बस आपका एक बचता है कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स की स्टडी करके हमको क्या पता लगता है कि उस समय के राजा कैसे थे या उस समय की इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, कॉइन के पीछे पे अगर किसी भगवान का चित्र है तो हमको क्या समझ आएगा?
कि उस समय कौन से भगवान को फॉलो किया जाता था, कौन सा रिलीजन प्रोमिनेंट हुआ था। कॉइन की अगर प्योरिटी ज्यादा है तो हमको क्या पता लगेगा कि उस समय की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से चल रही थी। कॉइन की अगर प्योरिटी में कमी आई है, जैसे आप देखोगे गुप्ता के जो कॉइन्स थे लेटर फेज में आते आते उसमें प्योरिटी ऑफ गोल्ड में या क्वांटिटी ऑफ गोल्ड में धीरे धीरे कमी आ रही थी, ठीक है, तो वो वहां पर क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और इन सारी चीजों से ही आपको जाके पता लगेगा कि हिस्ट्री को किस तरीके से हमने इवॉल्व किया है, ठीक है। अब इसमें कुछ एविडेंसेस है, चलो कुछ किताबें बस उनके नाम लिख लो। जैसे पहली है विक्रम संवत, पता है किसी को कब लिखी गई थी? विक्रम संवत मतलब जो ओरिजिनल हिंदू कैलेंडर है जिसके हिसाब से फॉलो करते हैं, दैट इज योर विक्रम संवत। ये लिखा गया था 57/58, क्योंकि मिड में लिखा गया था ये। आप देखते हो ना हिंदू न्यू ईयर कब आता है? जुलाई? कब होता है चैत का महीना है? मार्च में, यस 20 जनवरी, अब सॉरी 20 मार्च के लगभग 21 या 22 इन्हीं में आता है आपका हिंदू नववर्ष, ठीक है। वो चैत्र का महीना चलता है, तो उसी समय आपका ये लिखा गया था विक्रम संवत। बहुत बढ़िया। 57 to 58 BC, आराम से, ठीक है, लिख लिया सबने 57 to 58 BC। अगला लिखो शक संवत 57 to 58 BC। फिर है अगला शक संवत, दैट इज ये बाद में शुरू हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, किसी को आइडिया? शक संवत कनिष्क के टाइम पे हुआ था, गुड। 78 CE, ठीक है। फिर गुप्ता एरा की बात करोगे तो गुप्ता एरा में बहुत सारी चीजें थी, जैसे इसमें बस ये याद रख लेना कौन सा इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है। जैसे हाथी गुफा, हाथी गुफा का जो इंस्क्रिप्शन है, पर सुना है किसी ने हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन? नहीं सुना है तो लिख लो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन बाय खारवेलास, खारवेला ऑफ कलिंगा, ठीक है, हाथी गुफा। बाय खारवेलास, ठीक है। फिर बाण भट्ट ने कौन सी लिखी है? हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे विक्रमा देवा चरित्र बिल्हण ने लिखी है, बस नाम याद रखना, विक्रमा देवा चरित्र बिल्हण। राजतरंगरी किसने लिखी है? कलहण ने। तो बिल्हण और कलहण दोनों याद रखने हैं। और राजतरंगरी कहाँ के बारे में बताती है? जम्मू कश्मीर, यस, कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सो विद दैट नोट आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं।